हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विनीत एजुकेशन पे। आज एनिसेंट हिस्ट्री का तीसरा अध्याय वैदिक सभ्यता एवं पूर्व वैदिक काल। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का बेनिफिशियल वीडियो हमेशा आते रहेगा जिससे आप लोग को काफ़ी बेनिफिट पहुंचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्व वैदिक काल है। वैदिक सभ्यता को या वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ये पूर्व वैदिक काल की बात बोल रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ऋग्वेद के आर्यों के निवास स्थल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो आर्यों के निवास स्थान को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। सभी अलग अलग मत देते हैं, बट इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो सप्त सैंधव प्रदेश हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भाग लेती थी। तो वैदिक काल में चार समितियां हमें देखने को मिलती है: सभा, समिति, विदत और गण। तो इसमें दो समितियां हैं जिसमें महिलाएं भाग लेती थी। समिति तथा विदत दो ऐसे समितियां हैं जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाता था। तो ये अब ध्यान रखिएगा, समिति तथा विदत। बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ऋग्वेद से संबंधित मृदभान संस्कृतियां हैं। कौन सी संस्कृतियां हैं? तो प्राचीन काल में मिट्टी से जो बने बर्तन होते थे उसको ही मृदभान कहा जाता था। तो आप ध्यान रखिएगा। चित्रित धूसर, तो ये जो है वो उत्तर वैदिक काल के है। तो मैं पूर्व वैदिक काल की बात कर रहा हूँ, तो ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी, सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। समिति, तो समिति समान जनता का प्रतिनिधि थी। तो आप ध्यान रखिएगा। पूरब, ये दुर्गपति होते थे। और सभा, सभा अभिजातों की संस्था होती थी। और जो अस्पष्ट थी वो गुप्तचर संस्था होती थी। तो आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से जो भिन्न शब्द है उसकी पहचान करें। भिन्न शब्द की, तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था है वो कर्म के आधार पर न होकर जन्म के आधार पर हो गया था। तो चलिए देखते हैं। वंश बिल्कुल सही है, गोत्र ये भी सही है, कुल भी, बट कोश गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों के जो पंचजन थे उसमें यदु, दुहयु, पुरु, अन्नु, तुर्बरसु इस सब शामिल होते थे। बट इसमें कीकट संबंधित नहीं है इससे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्नु, यदु, पुरु। ये सब सही है, बट कीकट गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्यों के जीविकोपार्जन से साधन निम्नलिखित में से कौन सा, यानी जो जीविका के लिए मुख्य जो साधन था वो आर्यों का कौन सा था? तो प्रारंभ में खानाबदोश एवं जो शिकारी होते थे वो अस्थाई जीवन जीते थे। और इसके जीवन में कृषि का महत्व नहीं के बराबर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैंने बताया, शिकार या खानाबदोश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। यहीं जब उत्तर वैदिक काल की ओर आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि कृषि भी स्टार्ट हो जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा। तो बाद में जब लोहा की खोज हो जाती है तो कृषि का महत्व है वो बढ़ जाता है। तो ये उत्तर वैदिक काल में होता है, अभी पूर्व वैदिक काल की बात कर रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, शिकार। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से वह ब्रह्मविद्नी कौन सी है जिसने वेद मंत्रों की रचना की है? तो वैदिक साहित्य में कई ऐसे विदुषी महिलाएं थी जिनका उद्देश्य उल्लेख मिलता है, जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, जिसमें अपाला, घोषा, लोपामुंडा ये सब थी। इसमें हो जाएगा गार्गी गलत हो जाएगा। गार्गी जो थी वो उत्तर वैदिक काल की थी, तो ही पूर्व वैदिक काल की बात बोल रहा हूँ, तो ये गलत हो जाएगा गार्गी। बाकी लोपामुद्रा ये बिल्कुल सही है, ये अगस्त ऋषि की पत्नी थी, आप ध्यान रखिएगा। अपाला ये भी बिल्कुल सही है, घोषा ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो चलिए देखते हैं।
आश्रम व्यवस्था का प्रचलन है वो वेदांतर काल में हुआ था, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि वेदों की नाम दिया गया है एवं उनका अरण्य कौन सा है, इसमें मिलान करने बोला। तो अरण्य क्या होता है? तो ये सन्यास जो थे वो वनों में रहकर पुस्तकों की रचना करते थे, वही अरण्य होता था। तो ऋग्वेद के जो थे वो इतरे थे, ये आप जानते होंगे। सामवेद के पंचविश और यजुर्वेद के जो यजुर्वेद होते थे उसका शतपथ होते थे, शतपथ। और अथर्ववेद के गोपथ। तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऋग्वेद में कौन से 3 वेद त्रय या वेदत्री कहलाते थे? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है जो त्रय और वेदत्री कहलाते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जादू टोना से संबंधित चर्चा किस वेद से मिलती है? तो जादू टोना, वशीकरण, मृत्यु, रोग आदि जो वेद है यानी सामाजिक क्रिया से जुड़ा वेद है वो अथर्ववेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें बोल रहा है कि यह किससे जुड़ा हुआ है वेद और कहाँ से इसकी जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद से स्रोत एवं प्रार्थना की जानकारी मिलती है। तो आप ध्यान रखिएगा। सामवेद जो संगीत का वेद है तो ये हो जाएगा संगीतमय स्रोत। यजुर्वेद, तो यह यजुर्वेद है वो यज्ञ एवं कर्मकांड का वेद है, कर्म कांड का वेद है। अथर्ववेद तंत्र मंत्र वशीकरण। तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट बोल रहा है कि मैक्समूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास कहाँ था? तो मैक्समूलर ने आर्यों के निवास जो स्थल है वो मध्य एशिया बताया था। जो इनका मत है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आर्यों के साथ अफगानिस्तान के संबंधों को घोषित करने वाली नदी कौन सी नहीं है? तो ऋग्वेद में उल्लेखित कुंभा जो काबुल में है और कर्मु है, कुंभा, कर्मु, सुवास्तु, ये सब जो नदियां हैं वो एवं गोमती, ये भी नदियां हैं वो अफगानिस्तान में बहती है। और इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहरा संबंध था। तो आप ध्यान रखिएगा। बट पुरुषनी नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलत चुनने वाला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पुरुषनी। नेक्स्ट है लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो अहिछत्र, एक अहिछत्र हो जाता, और अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, ये सब यहाँ की खुदाई के दौरान लौह युगीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यहाँ से भट्टियाँ भी मिली है जिससे यह ज्ञात होता है कि यहाँ लोहा जो है वो गलाया भी जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अतरंजी खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये किससे संबंधित है यह पूछ रहा है। तो ऋग्वेद, आयुर्वेद है। तो आप ध्यान रखिएगा, आयुर्वेद हो जाएगा। और यजुर्वेद धनुर्वेद, फिर है सामवेद जो गंधर्व वेद है, और अथर्ववेद शिल्प वेद हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित थी? तो कौन सी नदी है वो सर्वाधिक वर्णित है नदी वैदिक काल में? तो सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख सबसे ज्यादा बार किया गया। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्य नाम दिया गया है, इन्हें हिरण्य भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सिंधु नदी। पूर्व वैदिक आर्यों का संबंध मुख्यतः किन धार्मिक विधि विधानों से था? तो प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ की प्रधानता थी इस समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रकृति पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें बोल रहा है कि वेद का नाम दिया गया है और इसे गाने वाले को क्या बोला जाता है? तो ऋग्वेद को जो गाता था उसे होत्री बोला जाता था।
होत्रे। और सामवेद को जो गाता था उसे उद्गाता, और यजुर्वेद को जो गाता था उसे उद्व्यू, और लास्ट में जो अथर्ववेद को गाता था उसे ब्रह्मा बोला जाता था। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज का 20 क्वेश्चन पूरा हो गया। आई होप आप लोग के सीरीज काफ़ी पसंद आ रहा होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेहनत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।